क्लैट पीजी के एग्जाम में अब लास्ट के आपके केवल 15 डेज रह गए हैं और ये जो 15 डेज है इसमें आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से वो रीसेंट अमेंडमेंट्स थे जिनके ऊपर क्लैट पीजी में क्वेश्चन आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है और उसके अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लैट के अंदर, जैसे कि रीसेंट अमेंडमेंट आया कब था, वो किस स्टेट्यूट से डील करता है, कौन सा स्टेट्यूट किस केस में चैलेंज हुआ था, क्या उसकी रूलिंग थी, ये सब चीजें जितनी होती हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल एकदम रेजर शार्प फोकस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल जो मुद्दे की बात है वो करेंगे। ये वीडियो आपको मैं जल्द से जल्द आपका खत्म करा दूंगा ये वाला पोर्शन। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अकॉर्डिंगली मस्ट वॉच वीडियो है हर किसी के लिए जो कि यहाँ पे आपके लिए क्लैट दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रोज एक पैराग्राफ के साथ 6 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो रोजाना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में नहीं एनरोल करा है तो लास्ट के 15 डेज में अगर आपको कंफ्यूजन है कि केस लॉज कहाँ से पढ़ने हैं और अगर आपको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है और आपको अगर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू केस लॉज को प्रिपेयर करना है, आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। जितनी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं हमने सारी की सारी इसमें कवर करी है। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कि आप कहीं मान लो आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई कोर्स सब्सक्राइब करा है बट आपको लगता है कि आपकी कहीं प्रिपरेशन में कोई चीज़ ऐसी है जो कि रिमेनिंग रह गई है, तो आप हमारे एसेंशियल्स कोर्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही हम लोगों ने रीजनेबल रेट पे यहाँ पे इसको रखा है। जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, चाहे आप बात करो मॉक पेपर्स की, सब कुछ उसके अंदर हम लोगों ने प्रोवाइड करा है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें देख सकते हैं। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और साथ ही में इन केसेस के अंदर हुआ क्या था और कौन से अमेंडमेंट को इसमें रेफर करा गया। सबसे पहला आपका जो केस जो आपको जानना है वो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुटस्टेप्स का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड करी। 101 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि इनैक्ट करा गया था 2017 में, जिसने कि जीएसटी का जो आपका पूरा आया था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। ये चीज़ यहाँ पे वैलिडिटी यहाँ पे हुई थी चैलेंज, इसको यहाँ पे अपहोल्ड यहाँ पे करा। जजमेंट के अंदर वीकेसी फुटस्टेप्स के जो यहाँ पे चीज़ें थी वो आपकी सेक्शन 54 क्लॉज 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट यहाँ पे आपका डिस्कस हुआ था, जिसको कि यहाँ पे अपहेल्ड करा गया एज बीइंग वैलिड। हाउएवर इसके अंदर ये कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि सर्टेन अपरेंट एनोमलीज हैं और उसके लिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल से बोला कि वो रिकंसिडर करे और डिलीवर करे एक पॉलिसी डिसीजन अपॉन द सेम की जो भी चेंजेस हमें करने की जरूरत है जीएसटी एक्ट में, सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, वो लोग करे। अब जो दूसरा केस है हमारे पास वो है आपका दूसरा रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक का। ये जो केस था इसके अंदर एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने कि अपहेल्ड करा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंस एक्ट और 2017, जिसमें कि स्पेसिफिकली सेक्शन 184 जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रेम करने का रूल्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्यूनल्स, उसको लेकर यहाँ पे ये चीज़ करी गई। यहाँ पे जो बेंच थी उसने अपने डिसीजन में स्ट्रक डाउन करा इन रूल्स को ऑलरेडी जो कि फ्रेम्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 184 और ये डायरेक्ट करा कि आप फॉर्मुलेट करो न्यू रूल्स को। और बेंच ने इस चीज़ पर स्ट्रेस अपॉन करा कि हमें रिक्वायरमेंट है जुडिशियल असेसमेंट की ऑफ ट्राइब्यूनल्स और ऑब्जर्व ये करा कि जो पार्लियामेंट है ना उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है जो प्रोविजन है फाइनेंस एक्ट के उसको। फिर जो अगला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो है आपका जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा गया था। इस जजमेंट के अंदर एक 3 जजेस की आपकी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने रेफर करा पिटीशन जो कि चैलेंज कर रहे थे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, जिसमें कि आपका 10% कोटा यहाँ पे लाया गया था फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, ये आपका तीसरा केस है। जो चौथा है आपका वो आपको ध्यान रखना है जी मोहन राव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द तमिलनाडु लैंड एक्विजिशन लॉ, रिवाइवल ऑफ ऑपरेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ वैलिडेशन एक्ट 2019 और ये फाइंड आउट करा कि ये जो आपका लॉ है ये कंसिस्टेंट है और विद इन द फ्रेम, ये आपका 4 कॉर्नर्स जो आपके हैं आर्टिकल 254 में उसके साथ एकदम कंसिस्टेंट है ये बिल्कुल। ठीक है, अगला केस है आपका ये वाला जो आपका सीरीज ऑफ केसेस सबसे इंपॉर्टेंट है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर आपके 3 केसेस आए हैं, तो पहले केस के बारे में पहले देख लेते हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 2020 ट्राइब्यूनल रूल्स, लेकिन यहाँ पे जो बेंच थी उन्होंने सर्टेन मॉडिफिकेशंस और डायरेक्शंस यहाँ पे इशू करे। एज पर द जजमेंट कोर्ट ने डायरेक्ट करा यूनियन को कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन जो कि एक्ट करेगा एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी टू सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स बिसाइड्स अदर डायरेक्शंस के अलावा ये जो ट्राइब्यूनल
जो नेशनल कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, और वो सारे के सारे जितने भी ट्राइब्यूनल्स है ना उनके अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट्स होनी है, उनकी जो फंक्शनिंग होनी है उसको यहाँ पे ध्यान में रखेगा। फिर इसके आगे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका दूसरा जजमेंट था मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 SC 463, यहाँ पे 2:1 के स्प्लिट वर्डिक्ट में स्ट्रक डाउन करे सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017, जो कि अमेंड हुआ था बाय ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे जो सेट प्रोविजन था उसके अंदर ये प्रोवाइड करा गया था कि जो कंडीशंस होती हैं रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन, अमेंडमेंट एक्सेट्रा ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल, ये चीज दी हुई थी। और जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट था उसने डिस्कस करे एलिमेंट एज टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेटिव ओवर यहाँ पे रूलिंग, उसके बारे में बात करा गया। और 2021 में फर्दर एक सब्सिक्वेंट आपकी प्रोसीडिंग जो हुई थी वो आपका तीसरा केस है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, यहाँ पे SCC 409 इसकी साइटेशन है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करे कुछ सजेशंस रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशंस ऑफ डायरेक्शन जो कि अर्लियर इशू करे गए थे कोर्ट के द्वारा इस वाले केस में, जब ये जो रिक्वेस्ट थी ये मेड करी गई थी बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। उन्होंने जब ये रिक्वेस्ट करी तो कोर्ट ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो थे वो यहाँ पे कर दिए। अब जो अगला केस आपको जानना है वो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। अब देखिए ये जो जजमेंट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, और इसके अंदर जो ये अमेंडमेंट था इसके अंदर इंसर्ट करा गया था पार्ट 9B और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे स्ट्राइक डाउन करा गया था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो सब्जेक्ट मैटर है इस अमेंडमेंट का वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि प्रोवाइडेड है स्टेट लिस्ट के अंदर, और वो जो चीज है उसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकता है विदाउट द सैंक्शन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो अमेंडमेंट होता है इसके अंदर जो आपका प्रोविजन दिया हुआ है जहाँ पे आपको स्टेट से भी यहाँ पे हाफ द स्टेट्स हैं उनके साथ भी आपको उसको पास कराना है किसी पर्टिकुलर बिल को, बिना उसके आप यहाँ पर इस चीज़ को पास नहीं कर सकते। ऑब्जर्व करते हुए कि जो यहाँ पे रिक्विजिट प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं करा गया, जो ये वाली की बात थी, कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करा, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, और इनवैलिडेट करा प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9B के जो कि डेल्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। हाउएवर जो 2:1 की मेजोरिटी थी, कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई करा कि जो प्रोविजंस है रिलेटिंग टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो जो कि दोनों विद इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज काम करते हैं वो ऑपरेटिव रहेगा। मतलब ऐसे सोसाइटीज जो कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे पार्लियामेंट रूल्स बना सकता है, या फिर यूनियन टेरिटरी में जो ऑपरेट कर रहा है उस पर बना सकता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि स्टेट के अंदर है उस पर वो नहीं कर सकता भाई, उसको यहाँ पे इन्होंने करने से मना कर दिया। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला केस क्या है? अगला केस है नील ओरेलियो न्यूज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट ने यहाँ पे 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके अलावा जो आपका जनता अभियान वाला केस था उसमें भी चैलेंज हुआ था, इसमें दूसरी बार चैलेंज हुआ है, जिसने कि इंसर्ट करा था 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जिसमें प्रोवाइड करा गया अप टू 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट करा इसी प्रोविजन से जुड़े हुए कि जो आपका नीट पीजी 2021 का एग्जाम था और जो नीट यूजी का एग्जाम था उसको कंडक्ट करेंगे बाय गिविंग इफेक्ट टू द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय नोटिस डेटेड 29 जुलाई 2021, जिसमें कि 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी कैटेगरी को और 10% दिया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इन द ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ये वो मैटर है आपका अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसमें केवल आपका इंटरिम ऑर्डर आया है, तो ये केस का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ध्यान रखिएगा 103rd आपका जो अमेंडमेंट है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आने का इस बार अच्छा चांस है, उसको ध्यान में रखिएगा। रिजर्वेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अगला जो केस है वो भी रिजर्वेशन जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। भाई ये केस तो आप लोग पढ़ ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये केस बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेना। अब इसमें आ जाते हैं कि केस में थोड़ा थोड़ा हुआ कहता है कौन सा अमेंडमेंट इसमें डील करा कोर्ट ने। यहाँ पे देखिए ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ना ये बेस्ड था अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट करा कि जो बेंच है बेसिकली वो कोई भी ऐसे आर्गुमेंट को एंटरटेन नहीं करेगी फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ
लॉज लेड डाउन बाय द कोर्ट इन द एम नागराज जजमेंट सिंस प्रीवियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2018 में जरनैल सिंह में इस चीज को डिक्लाइन कर दिया था करने से। ठीक, इसके बाद बेंच ने ये बोला सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर आंसर करते हुए रिलेटिंग टू कंसेप्ट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 4A एंड 4B, कुछ बातें इन्होंने बोली और उसका हम लोग थोड़ा सा और सिनॉप्सिस देख लेते हैं। कोर्ट ने यहाँ पे कन्वीन करा जब इस मैटर को, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाले मैटर को 2018 में, तो बेंच ने कहा था कि इट डिड नॉट प्रेफर टू रेफर द एम नागराज जजमेंट जो कि 5 जजेस का था टू अ 7 जजेस बेंच। बात ये नोटवर्दी थी कि कोर्ट ने हाउएवर ये एक्सेप्ट करा था कंक्लूजन नागराज बेंच का कि जो रिलेटेड है मैटर रिलेशन टू क्वांटिफाइबल डेटा का कलेक्शन जो कि शो करता है बैकवर्डनेस फॉर SC एंड ST यहाँ पे कैटेगरीज के लिए, वो इनवैलिड है एज द सेम इज कॉन्ट्रेरी टू द लार्जर जज बेंच डिसीजन इन द इंदिरा साहानी केस। मतलब इंदिरा साहानी के जजमेंट के अंदर जो आपका एक दिया गया था कि भैया आपको यहाँ पे बेसिकली क्वांटिफाइबल डेटा को साबित करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। नागराज ने उस चीज़ को इनवैलिडेट कर दिया, इसको इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि नहीं होना है। वेर इन कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो कंडीशंस हैं सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वो प्रिज्यूम्ड है, पहले से ये मान के चलता है स्टेट कि जो है वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है इन केस ऑफ ST एंड STs एज जो ये चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं बिकॉज इसके ऊपर प्रायर डिस्क्रिमिनेशन रहा है और जो इल इफेक्ट्स है वो कंटिन्यूइंग इल इफेक्ट्स है। मतलब ये है कि कोई अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको कि आपने एज ए SC यहाँ पे कैटेगराइज करा है, तो फिर उसके लिए अगर आप दोबारा जा रहे हो और दोबारा आपने कहा कि भाई हमको डेटा की ज़रूरत है, लेकिन भाई वो तो जो आपकी कैटेगरी मतलब जो वहाँ पे एक ग्रुप है वो तो मान लो पहले से किसी मान लो SC में उसको कैटेगराइज कर रखा है। तो जो यहाँ पे बेसिक सी बात है कि जो यहाँ पर आपके साथ इल इफेक्ट्स हैं या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो तो पहले से होता आ रहा है, अब उसके लिए दोबारा आपको डेटा देने की क्या जरूरत है, कोर्ट ने ये बोला। और यही सेम चीज़ इंदिरा साहनी के केस में भी कही गई थी, तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। फर्दर कोर्ट ने बोला कि ऑल अदर जितने ग्राउंड्स हैं हम उसको यहाँ पे कहते हैं ओवर रिजेक्ट करेंगे और रीइटरेट करा यहाँ पे कोर्ट ने कि स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा लेना पड़ेगा रिगार्डिंग दी inadequate representation of SC and STs in वो if the reservation is sought to be provided in promotion, यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए। ठीक है, और सारे उनको वो कर दिया। फर्दर डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जजमेंट है 2021 का। इसके अंदर एक क्वेश्चन केवल आया था क्लैट में, लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं रिलेट करा, तो इस बार हो सकता है बड़ा पेपर इसमें क्वेश्चन हो जाए, इसको भी कार्य से करिएगा। इसके अंदर एक 5 जजेस की आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस के अंदर स्ट्राइक डाउन करा मराठा रिजर्वेशन को, जो कि प्रोवाइड कर रहा था रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी अंडर मराठा स्टेट रिजर्वेशन बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। स्टेट ने रीजन करा कि जो 2019 का यहाँ पे अमेंडमेंट था जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SC BC एक्ट 2018 का था, जो कि ग्रांट कर रहा था यहाँ पे 12 और 13% रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी इन एडिशन टू 50% सोशल रिजर्वेशन इज नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एज कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यहाँ पे जो जजमेंट था इंदिरा साहनी का उसके अंदर कि यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है। लेटर पार्लियामेंट ने यहाँ पे बोला कि जो आपका 105th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको हम अमेंड करके 338B 342A और 366 यहाँ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ले आ रहे हैं, जिसने कि रिस्टोर कर दी पावर्स जो कि थी यहाँ पे स्टेट्स की कि वो खुद की OBC लिस्ट बना सकते हैं। और इसने ये जो अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ इसने अनल कर दिया जो जजमेंट दिया गया था 11 मई 2021 को इन द मैटर ऑफ जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। मतलब जो यहाँ पे ये अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट के इफेक्ट को कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया है। पार्लियामेंट ने एक्ट यहाँ पे वो लोग ले आए हैं। एक चीज इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 कंडीशंस थी बेसिकली एम नागराज के जजमेंट में। तो इसके अंदर जो आपकी कंडीशन थी जहाँ पे बात करा जा रहा था क्वांटिफाइबल डेटा फॉर ये देखने के लिए कि आपका जो बैकवर्डनेस है वो आपको शो करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर जो आपका ग्राउंड था उसको इनवैलिडेट करते हुए जो बाकी के आपके ग्राउंड्स थे ना कि एक आपका रीजनेबल एक्सेस होना चाहिए कि क्यों दिया जा रहा है, बाकी चीजें, उन चीजों को कोर्ट ने कहा था कि वो वैलिड है, नागराज की वो पार्ट ऑफ द जजमेंट वैलिड है, ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका इनवैलिड है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप अकॉर्डिंगली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की अच्छे से जरूरत है, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय।